आप ज़ुबैरी सब सर, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी। जवाब दे दूं जी जरूर सर। मुझे नहीं मालूम कौन सा आप वकील मुनीब कादिर साहब हैं, इरफान कादिर साहब के साहबजादे हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, इरफान कादिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल। अच्छा सॉरी, मैं इनको नहीं, मैं मुलाकात नहीं हुई इनसे। तो मैं ये बात बता दूं आपको चलते चलते कि ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर की इन्होंने बात की, अभी वो रीजनिंग नहीं आई है उसका, क्योंकि मैं भी उस केस में था। अभी उन्होंने मेजोरिटी से उसको अपहोल्ड किया उस लॉ को, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब ये लॉ आया था वो राइटली और रॉन्गली उसमें एक स्टे आ गया था। तो और उसके स्टे की वजह से वो लॉ लागू नहीं हुआ था। तो ये इशू अभी डिसाइड होना है कि ज्यूरिसडिक्शन है। हो सकता है कोर्ट मुड़ के कहे कि हाँ 21 अप्रैल से ये हो गया था, उसके बाद जो भी बेंचेस बनी वो गलत बनी, तो फिर इनकी बात सही हो जाएगी जो कादिर साहब ने फरमाया। लेकिन जो दूसरी बात है, जो केसों के इन्होंने रेफरेंस दिए उसमें कभी सेक्शन 2(1)D चैलेंज नहीं हुआ था। उसमें कभी चैलेंज नहीं हुआ। इन केसों में चैलेंज हुआ कि 2(1)D, और ये इसको इन्होंने, उनके सामने वो केस भी था 1975 का जिनकी कादिर साहब ने रेफरेंस दिया है, तो उसको भी कंसिडर किया। अब उसकी रीजनिंग तो अभी आई नहीं है कोर्ट की, कोर्ट ने किस वजूहात की बिना पे इसको डिक्लेयर किया है कि, लेकिन उन्होंने होल्ड किया है कि ये आइन से मतजाद है। तो अब उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने अपील फाइल कर दी है। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्योंकि सारी लोगों को पार्टी भी नहीं बनाए, हो सकता है ऑफिस ऑब्जेक्शन लगे ना लगे, ये मुझे नहीं मालूम। तो आपको वैसे सर क्या लग रहा है, इस पे कोई लार्जर बेंच बन सकता है? फुल कोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इंटर कोर्ट अपील है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर है इंटर कोर्ट। अभी नेचुरली उससे ज्यादा जजेस बैठेंगे जो इसको सुनेंगे। लेकिन अगर फुल कोर्ट जैसे प्रैक्टिस प्रोसीजर को फुल कोर्ट चला, अपील का उन्होंने प्रोविजन को अपहोल्ड, लेकिन उसकी अपील हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें जजेस ही नहीं उसकी अपील सुने। तो यहाँ जरूर से ज्यादा 5 जजेस है, हो सकता है 6 या 7 जजेस का बेंच बने जो इसकी अपील सुने। जी ठीक। तो अभी वैसे मेजॉरिटी राय आपको क्या लग रही है? मुनीब कादिर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या बाकी कोई सुनवाई होगी इस हवाले से, या फिर अदालत अपने उस फैसले को बरकरार रखेगी? देखिए, बड़ा एक तो जो मैंने प्रोसीजरल ग्राउंड्स उठाए थे उसके ऊपर बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हालांकि अभी ज़ुबैरी साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिबटल दिया। मैं उसी स्टांस पे स्टिक करता हूं कि क्योंकि ये अभी मामला तय नहीं हुआ था सही तरह से, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का क्या स्टेटस है, तो आई थिंक बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट कर दिया था पिछले चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था जिसने कि 23 अक्टूबर को जजमेंट दी। तो एक तो उस बुनियाद के ऊपर भी प्रॉब्लम है, और मैं ये भी मानता हूं, ज़ुबैरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो पुराने केसेस थे जिनकी मैंने साइटेशन दी है, उसमें सेक्शन 2(1)D आर्मी एक्ट का कभी भी कंटेंडेड नहीं था या उसके ऊपर कंटेंशन नहीं थी। लेकिन वही बात है, मेन ये बात है कि जिधर सिविलियंस का ट्रायल होता है कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में आते हैं, तो वहां मिलिट्री कोर्ट्स की एबिलिटी जो है ट्रायल रखने की, कोर्ट मार्शल करने की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम नहीं दखलंदाजी करेंगे, हम गुरेज करेंगे। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, और प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि जो एविडेंस मौजूद है, वो जो 103 लोग हैं जिनके के अरेस्ट का और मिलिट्री कोर्ट के इम्कानात हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, क्योंकि ये बिल्कुल बैक वक्त अटैक्स हुए थे और सिर्फ एक जगह पर नहीं, यानी कि दीगर शहरों के अंदर हुए थे। और इस तरह की बातें पीटीआई के अपने मेंबरान ने, यानी उस्मान दार साहब ने भी ये बात रिवील की है, फयाजुल हसन चौहान ने भी रिवील की है। सो इसके ऊपर ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में आता है। आपको लग रहा है? ठीक है, चलिए, बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी। आखिरी बात, ज़ुबैरी साहब वो भी ये कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। आर्टिकल 10 ने फेयर ट्रायल का हक देता है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, बुनियादी उनके हकूक की जमानत भी देता है। तो सिविलियंस तो चले, मिलिट्री का वो जो भी उनका रूल होता है उस पर तो जरूर वो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो वाकई जो सिविलियंस का ट्रायल, अब जो दो चीजें मिक्स हो गई, एक तो 9th में मिक्स हो गया और सिविलियन का ट्रायल भी इसमें आ गया, तो अब कैसे ये गंभीर सिचुएशन होगी? क्या अदालत के लिए मुश्किल मामला तो नहीं होगा क्या? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी ज़ुबैरी साहब। जी, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं इनका जवाब दूं, जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि पहले वो उनके साथ थे, जब उनको छोड़ा और आके स्टेटमेंट दे के वो लॉन्डर होके आ गए और फिर आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। कोर्ट ने देखना है कि ज्यूरिसडिक्शन उनकी थी, कोर्ट ने देखना है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, वो लॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। कोर्ट की एक बेंच ने डिसाइड कर दिया ये नहीं है। अब उसकी अपील में हो सकता है वो उससे डिफर करें और कहें कि बिल्कुल हो सकता है सिविलियन का ट्रायल कोर्ट में। 9 मई की देखें, मैंने आपसे कहा कि इसकी जो इशू है कि 9 मई के जो इंसिडेंट है बिल्कुल गलत हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 2 पिटीशंस और की थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट बाद में फाइल की थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की जो
ठीक। मिलिट्री कोर्ट की जो जी। अमेंडमेंट थी वो भी चैलेंज की थी, तो वो भी केस इसमें फैसला हुआ है। अब इसकी रीजनिंग आई नहीं है कि उनकी किस ग्राउंड्स पे किया। अब देखते हैं, क्योंकि लॉ कहता है 14 दिन के अंदर अपीलों को फिक्स होना है कोर्ट में, तो आप देखते हैं कि उसमें फिर वो क्या व्यू होता है, क्या प्ली लेते हैं, कौन से वकील अपियर होते हैं, प्राइवेट वकील हो सकते हैं, या बार भी इसमें जाती है या नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब।